आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आरपी चौहान और मैं आज इस नए और रोमांचक यात्रा की शुरुआत में आपका स्वागत करता हूं। आज आप सबके सामने यहाँ पर हम न केवल जूलॉजी की पढ़ाई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बल्कि हम जीवन के अद्भुत रहस्यों के उजागर करने के यहाँ पर बैठे हुए हैं, एकजुट हुए। जूलॉजी केवल जानवरों का अध्ययन के लिए नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर अलग अलग जंतु के बारे में हम लोग क्या होता है जानते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, एक ऐसे क्या होता पाए जाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। उसी के बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। इस वर्ष आप सभी कई विषयों की गहराई में जाएंगे, जैसे कि प्राणियों की शारीरिक संरचना, व्यवहारिक परिस्थितियां, विकासात्मक एवं जीव विज्ञान, आपके प्रयोगशाला कार्य एवं फील्ड वर्क और अनुसंधान करने का मौका होगा, जो आपके ज्ञान और इस सतह को प्रयास करने में सफल रहेगा। जूलॉजी का अध्ययन आपको जीवन की विविधता एवं संरक्षण का योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। इस ज्ञान के माध्यम से आप पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और समाधान खोजने की समझ होंगे, ताकि हमारे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहे हमारे इन्वायरमेंट। यह यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन यह चुनौतियां हमें आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासा को अपनाएं, सवाल पूछें और आलोचन तथा तात्विक सोच की शक्ति को प्रदान करें, और लगन से, जुनून से हमको क्या होता है, एक साथ बैठ कर क्या होता है इसके बारे में जानना चाहिए कि जहां पर किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई भी कमी आ रही है, वो अपने टीचर से कंसल्ट करके जो कमी है उसको दूर करें। जैसे कि आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपने साथियों और शिक्षकों के साथ संबंध बनाना शुरू करेंगे, जान लें कि हम हर कदम पर आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। जूलॉजी में आपका यात्रा व्यक्तिगत विकास और खोज के रूप में उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि अकादमिक सफलता के रूप में पाई जाती है। फिर से जूलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके द्वारा इस अकादमिक वर्ष के लिए जाने वाले अद्भुत योगदानों का इंतजार कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर आरपी चौहान। लेकिन यह सीख मुझे एक पक्षी देती है। मैं जूलॉजी का टीचर हूं, लेकिन पक्षी कुछ पंक्ति बताती है, वो पंक्ति फेंक जाती है। उसी के बारे में, उसी को सोच कर हमने ये पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक दिल में जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा पंछी से बना अफसाना तेरा कैसे, बोली बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी के विचार से हमने ये अपनी पंक्तियां आपके लिए बनाई थी। थैंक यू। डॉक्टर पारस त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से निवेदन करना चाहूंगी कि वो मंच पर आकर बीकॉम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपका मार्गदर्शन करें। गुड आफ्टरनून
Respected Principal Ma'am, faculty members and my dear students, बीकॉम कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग 12th पास करके आए हैं और आप लोग ने अभी तक सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में पढ़ा है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। बट सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स ही कॉमर्स में नहीं होंगे। अब जो आप लोग ने बिजनेस स्टडीज में अगर सिर्फ एक मैनेजमेंट एज अ चैप्टर पढ़ा था और वो एक पूरी बुक होगी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। इकोनॉमिक्स जो आपने सिर्फ एक बुक में पढ़ा है एज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको और विस्तृत रूप में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, जैसे कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी या एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो इन सब चीज़ों में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक्स को। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें, इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी टॉक अबाउट, much more accounting aspects are there what we're going to study or what we're going to learn in this course. अगर हम बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, बिजनेस फाइनेंस की, ये सारी नॉलेज हम लोग गेन करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स की, वी टॉक अबाउट सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक सब्जेक्ट है और बिजनेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है कि हाउ वी गोना कम्युनिकेट इन बिजनेस लैंग्वेज। और अगर हम टॉक करें लीगल एस्पेक्ट्स की, जो कि आपने सब्जेक्ट कभी पढ़े ही नहीं है, जैसे कि बिजनेस लॉ हो गया या कॉर्पोरेट लॉ हो गया, ये सब भी आप लोग स्टडी करेंगे। साथ साथ आप लोग स्टडी करेंगे ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट, जिससे कि आप लोग को और फीचर्स को बहुत अच्छा मिलेगा जॉब एस्पेक्ट के थ्रू। कि अगर आप जॉब के लिए जाना चाहें तो ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे जॉब करने में। लास्ट ईयर ऑफ अगर हम बात करें अपने बीकॉम कोर्स में, तो 4th सेमेस्टर में आप लोग को इंटर्नशिप प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, जिसमें आपको 1 मंथ की या 4 वीक्स की इंटर्न करनी पड़ती है। कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में आपको एज ए इंटर्न काम करना पड़ेगा और उस पर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोग को एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड समझ में आएगा कि कैसे कॉर्पोरेट कल्चर होता है, कैसे काम करती है कंपनी। वो किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, किसी भी एस्पेक्ट में आप काम कर सकते हैं। एंड 5th सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, या फिर उसे हम बिजनेस रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये सारा आप लोग क्लियर करेंगे, बट डोंट वरी, वी ऑल आर विद यू एज ए फैकल्टी मेंबर्स एंड आई एम हियर एज योर मैनेजमेंट गाइड। हमारे और जो स्कीम फैकल्टी मेंबर्स हैं, डॉक्टर संध्या मैम एंड मिस दीक्षा मैम, they are both experts in tax and respectively banking operations. Well, only this is the structure that I'm gonna share with you. Thank you very much. Thank you, sir. Next, I would like to invite Assistant Professor Mr. Ajay sir to the stage to present the course structure of diploma, co-curriculum and extra co-curriculum activities at Aryabhatta Group of Educational Institutions. Thank you, Sanjay ma'am. Respected CD ma'am, Dr. Nidhi ma'am, Dr. Santosh sir और फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। AITM, Aryabhatta Institute of Technology and Management। AITM में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कोर्स चलता है, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट में
4 ब्रांचेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच कोड है 322, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच कोड 328, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच कोड है 355 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच कोड है 367। इसके अलावा AITM में जो बच्चे डायरेक्ट ITI करके एडमिशन लेते हैं या जो बच्चे 12th PCM से पास आउट होते हैं वो बच्चे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री का जो कोर्स है वो ब्रांच कोड है 375। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री कोड है हमारा 378। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री कोड है 389 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री का कोड है 395। सब्जेक्ट्स की बात करें तो पहले जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक ब्रांच फर्स्ट ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता था, पर ये अभी NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज हुआ है वो लेटेस्ट अभी कल ही सिलेबस चेंज हुआ है फर्स्ट ईयर का। और फर्स्ट ईयर के अब सारे ब्रांचेस चाहे कोई भी कोर्सेस हो, सारे इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेस हैं इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेस के सेम सब्जेक्ट चलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और जो आप लोग इंग्लिश पढ़ते थे वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल के नाम से आप यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सारे आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है उसके पास बेसिक सिविल से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, रेनफोर्स कंक्रीट, इरिगेशन, वेस्ट वाटर, सॉइल मैकेनिक्स, अर्थक्वेक, रेलवे, ब्रिज, टनल, ये सारे सब्जेक्ट आपको 3 साल में यहाँ पर पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल हम कैसे ड्राइंग में आप कैसे वायरिंग कर रहे हैं, कैसे आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, कैसे आप वाइंडिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना है कि पावर को हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिक। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास सबसे पहला ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप कैसे किसी भी ड्राइंग को बनाएंगे तो आप ड्राइंग की स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपके पास ऊष्मा इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग है, थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीनों के सिद्धांत, डिफरेंट मशीन कैसे वर्क कर रही हैं, हाइड्रोलिक्स है, पानी द्रव चलित मशीनें, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आप लोग टेक्निकल ड्राइंग पढ़ेंगे। टेक्निकल ड्राइंग बाकी ब्रांचों में हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग चलती है, यहाँ पर टेक्निकल थोड़ा वो अदर ब्रांच से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी आप यहाँ पर
मल्टीमीडिया, सी प्रोग्रामिंग, IWT, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, पाइथन, PHP, एडवांस जावा, .NET, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। डिप्लोमा सारी ब्रांचेस को कंपलसरी है आफ्टर 4 सेमेस्टर 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जितने भी बच्चे 4 सेमेस्टर में अपियर होंगे उन सारे बच्चों को कहीं से भी कॉलेज से ट्रेनिंग लेटर लेके 4th सेमेस्टर के बाद जो आपका सेमेस्टर एग्जाम के बाद 1 महीने की छुट्टी होगी उसमें आपको समर ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, तो समर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर जितने भी ब्रांचेस हैं सभी को एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल वाले कोई भी एक मशीन, कोई भी एक मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाना है कि न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। उसी तरह सिविल डिपार्टमेंट कोई भी एक नए रिसर्च पे आप वर्क कर सकते हैं और वो चीज आपको क्या करना है, मॉडल के थ्रू आपको दिखाना है। कंप्यूटर साइंस कोई भी आप एक एप्लीकेशन, कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिखाएंगे, उसे रन करके दिखाएंगे, तो ये आपका 6 सेमेस्टर में आपको मेजर प्रोजेक्ट बनाना है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को 5th सेमेस्टर में भी एक माइनर प्रोजेक्ट बना के दिखाना पड़ता है। उस माइनर प्रोजेक्ट में आप सिंपली एक छोटी सी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेब पेज पे या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करके दिखा सकते हैं। लैटरल एंट्री जितने भी छात्र जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं उन छात्रों को फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट एज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपको वो पेपर देने कंपलसरी है। वो सब्जेक्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं, उनके मार्क्स ऐड नहीं होते। तो जितने भी बच्चे 3rd सेमेस्टर में सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं सारे स्टूडेंट को मैथ, फिजिक्स, कम्युनिकेशन और केमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर देने हैं और उनको क्लियर करना है। उनकी बैक आपकी कंसीडर नहीं होगी। अगर उसमें आपकी बैक भी है तो आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं, वो बैक कंसीडर आपकी नहीं होगी। और रही बात 4th सेमेस्टर की, तो 4th सेमेस्टर में भी आपको 2 क्वालिफाइंग पेपर देने हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। सिविल इंजीनियरिंग वालों को फिजिक्स सेकंड नहीं देना है, बाकी ब्रांचेस को फिजिक्स सेकंड का पेपर 4th सेमेस्टर में देना है। अगर सारी ब्रांचेस की बात करूं तो डिप्लोमा सिलेबस के साथ अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जो कंपलसरी है। आप अपने पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा टाइम में इवनिंग क्लासेस में ये चीज जरूर करने जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को अगर कहीं भी एक अच्छी जॉब करनी है तो उसे डिफरेंट लैंग्वेज का नॉलेज होना कंपलसरी है। जैसे सी लैंग्वेज, C++, जावास्क्रिप्ट, HTML, jQuery, बूटस्ट्रैप, पाइथन और PHP, ये सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर तो पढ़ाई जाएंगी, पर यहाँ पर ये सिलेबस फॉर्म में आपको पढ़ाई जाएंगी, आपको पास करना है। बट उसका एक आपको एक अलग से नॉलेज हो, अलग से सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो वो जॉब करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो उसके द्वारा आप अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो वो आपके लिए। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग वालों को एक्स्ट्रा स्किल्स में आपको ऑटोकैड आना चाहिए, स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रेविट, बेंटली और माइक्रो स्टेशन, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका नॉलेज आपको होना कंपलसरी है। क्योंकि आजकल आप जब वर्क करने जाएंगे तो जितनी भी अगर आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइनिंग अब मैनुअली नहीं होती है। जो भी डिजाइनिंग होती है वो कंप्यूटराइज्ड अब सारी चीजें होने लगी हैं। कोई भी कैलकुलेशन करना है, लोड कैलकुलेशन करना है, ब्रिज बनाना, कुछ भी करना है तो वो सब अब ऑनलाइन चलने लगी, तो आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना कंपलसरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला आता है मैटलैब, PLC एंड स्काडा, ऑटोकैड, PSpice, क्रियो, टेक्ला और BIM।
इन सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को ऑटोकैड, 2D और 3D आना चाहिए। इसके अलावा CNC पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अब जो मशीनें हैं ऐसी मशीनें इंडस्ट्री में आ चुकी हैं कि हमें लेबर्स की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड मशीन है। कंप्यूटराइज्ड मशीन में हम कमांड देंगे और मशीन डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेगी, उसको मैन्युफैक्चर कर लेगी। वहां पे लेबर वर्क की जरूरत नहीं है। तो CNC का भी आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स में कैटिया, सॉलिडवर्क्स और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो आपको एक्स्ट्रा स्किल्स के तौर पे अलग से सीखने पड़ेंगे। पढ़ाई तो जाएंगे ही, कुछ चीजें जो हैं आपके सिलेबस में है, एक चैप्टर के फॉर्म में है, तो वो चीज आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ने को मिलेगा। अगर उसको डीपली नॉलेज लेना है तो आपको वो सब स्किल्स सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो जो आपके टोटल मार्क्स, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज आपका 1000 का ग्रैंड टोटल है, तो 1000 के ग्रैंड टोटल में से 500 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल और 500 आपके प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स होंगे। तो आपको प्रैक्टिकल सेशनल मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको आपकी 75% अटेंडेंस बीटी के नॉर्म्स के हिसाब से आपकी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क्लास परफॉर्मेंस है, हर एक सब्जेक्ट में आपको एक सेशन में, एक सेमेस्टर में आपको 5-5 असाइनमेंट हर सब्जेक्ट के आपको सबमिट करने कंपलसरी है, ठीक है। 30 मार्क्स आपका रहता है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी, छात्र केंद्रित गतिविधियां। आप स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज में आप यहाँ पर किसी भी सेमिनार में, किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में और इवेंट्स में आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। जॉब की बात करें तो जॉब फील्ड में अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट किसी भी कंपनी में एज अ सिस्टम इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, ग्राफिक डिजाइनर, इन सब कोर्सों पे आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ये आपके जॉब रोल होंगे जिन क्षेत्र में आप लोग क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे सिविल इंजीनियर हैं वो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गई, वाटर सिस्टम हो गया, सीवेज सिस्टम हो गया, इन सब में आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियर हमारा अगर जॉब करना चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD, जल निगम, MES, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो डिजाइनिंग फील्ड में जा सकता है, प्रोडक्शन के फील्ड में जा सकता है, मेंटेनेंस के फील्ड में जा सकता है, रिपेयर के फील्ड में जा सकता है। वो चाहे तो आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत सी गवर्नमेंट जॉब भी निकलती हैं, आप इन सारी जॉब में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंट्रोल सिस्टम के फील्ड में, मेंटेनेंस के फील्ड में, पावर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जहां पर पावर डेवलप होती है, या फिर रोबोटिक्स, इन सारे डिपार्टमेंट में आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और जो अगर एक कंपनी की बात करें तो हर एक कंपनी में सिविल इंजीनियर, हर एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हर एक कंपनी में एक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हर एक कंपनी में सारे इंजीनियर्स अपॉइंट रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब आप हर किसी भी उसमें जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर
आप चाहें तो हायर एजुकेशन जैसे डिप्लोमा करने के बाद आप कोई बीटेक करना चाह रहा है तो उस पर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं। आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ इवेंट्स और कुछ को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारे आर्यभट्ट ग्रुप में हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और प्रतियोगी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न सांस्कृतिक तथा प्रतियोगी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और छात्र इसके माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट्स में देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि समस्त राष्ट्रीय पर्व को कॉलेज में सेलिब्रेट किया जाए, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। नवरात्रि, दुर्गा पूजा हमारे कॉलेज में बहुत धूमधाम के साथ मनाई जाती है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे रंगोली, कलश डेकोरेशन, पूजा थाली डेकोरेशन, मेहंदी, क्विज, नोटिस बोर्ड डेकोरेशन, पोस्टर, डांस, सिंगिंग और ट्रेडिशनल ड्रेस। छात्रों की विभिन्न क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज कराई गई। कॉलेज में जिसे आर्य अलंकार 2024 के रूप में इसका आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे 100 मीटर रेस, टग ऑफ वॉर, रस्साकशी, 3 लेग रेस, सिंगल लेग रेस, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, वॉल पेंटिंग, डूडलिंग, नेल आर्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, पुशअप चैलेंज और फोटोग्राफी टैलेंट। अलंकार 2024 का आकर्षण रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट, जो 3 दिवसीय था, जिसमें हमारे सभी कोर्स के छात्र छात्राओं ने जमकर हिस्सा लिया। आर्यभट्ट ग्रुप में हर वर्ष फूलों की होली का आयोजन किया जाता है। फूलों से खेले जाने वाली होली ब्रिज, मथुरा और बरसाना में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और जिसे देखने के लिए और खेलने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसी तरह आर्यभट्ट ग्रुप में फूलों की होली का आयोजन होता है। हमारे कॉलेज में प्रेम, खुशी और सामाजिक एकता का संदेश देने और आपस में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए फूलों की होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज में योगा दिवस मनाया जाता है, जिसमें सभी छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और प्रतिभाग करते हैं। आर्यभट्ट ग्रुप में हर वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे कितने मददगार हैं। वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को संरक्षित करते हैं और पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। मैंने जितनी भी आवश्यक सूचनाएं थी आपको बता दी हैं
और वो सारी चीजें आप इस पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो हमें संस्थान के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर निधि मैम और सारी फैकल्टी मेंबर्स और हमारे नव प्रवेशी छात्र, आप सब को मालूम भी है कि आप आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे हमारे जो नव प्रवेशी छात्राएं हैं उनके स्वागत के लिए। आज मैं उन्हें अपना शुभ आशीष देता हूँ कि आने वाले समय में विद्यालय से जुड़े रहेंगे और अपने अध्यापन कार्य को अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करें। आज निधि मैम ने इस संस्थान की स्थापना और उसके उद्देश्य के बारे में बता दिया और हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उन्होंने डिपार्टमेंट के बारे में और उसके सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। साथ ही हमारे संस्थान में तमाम कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका भी विवरण अजय ने दे दिया। सारे ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं कि जो भविष्य में आपको इस संस्थान में जिससे होके गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो शिक्षण कार्य है इसका मूल उद्देश्य कोई नौकरी पाना नहीं होता या खुद का ज्ञान पाना नहीं होता। इसका मूल उद्देश्य होता है कि आप के अंदर ये क्षमता आ जाए कि आप अच्छाई बुराई की पहचान कर सकें, दूसरों की मनोदशा को समझ सकें, साथ के साथ उसको अगर किसी में कोई विकृति या किसी समाज में कोई विकृति उत्पन्न होती है उसको सही करने में अपना योगदान कर सके। शिक्षण का मतलब ये होता है ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होता, ज्ञान हमेशा समाज के लिए होता है। अगर आप ज्ञानी होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। सब्जेक्ट में ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ आपका अगर कोई चीज आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपका बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, आपका चारित्रिक विकास भी होना चाहिए, आपका नैतिक विकास भी होना चाहिए। जब ये तीनों विकास आपके हो जाएंगे तो स्वयं ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होने का मतलब एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। इस संस्था में आए हैं तो हमारी आकांक्षा भी होगी, हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ के पर्यावरण, यहाँ का जो पर्यावरण है उसका आप अनुसरण करें, उसके हिसाब से चलें। हमारा संस्थान अनुशासन पर आधारित है। शिक्षण कार्य तो बहुत अच्छी तरह से होता है, साथ साथ यहाँ पे अनुशासन बहुत ही महत्व रखता है। आप अनुशासित होकर शिक्षा ग्रहण करें। यदि आपकी कोई समस्या हो उसको अपने विभाग से संपर्क करें, यहाँ आपको पूरी तरह से सहयोग दिया जाए। क्लासेस में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, समय से आप क्लासेस अटेंड करें, समय समय पर होने वाली परीक्षाएं जैसे सेशनल एग्जाम्स होते हैं उसको अटेंड करें और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह हमारे साथ चले तो आप अपने आप ही आपका विकास निश्चित। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now, may I kindly invite our esteemed Chief Executive Director, Dr. Rakhi Ma'am, to the stage. Dr. Rakhi Ma'am will share her valuable insight and guidance, shedding light on the core objectives and the path ahead. Please join me in warmly welcome to Dr. Rakhi Ma'am.